आपको पता है कि एनपीआर को लेकर पूरे देश में आंदोलन चलाने की बात हो रही है और सरकार डरी हुई है, क्योंकि जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने वाले हैं वो एक्सरसाइज अधर में लटक सकता है। पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोगों ने फोन किया था, हम लोगों से बातें की थी कि अब धरने को खत्म कर देना चाहिए। जब नीतीश कुमार ने, जब इस सरकार ने एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया और कह दिया कि 2010 के फॉर्मेट पे एनपीआर लागू होगा, तो अब आपको क्या दिक्कत है? अब होली से पहले इसको खत्म कर दीजिए। रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी आखिर इसका विरोध, इसका बाइकआउट क्यों करें हम? बात सही है, जब रेजोल्यूशन पास हो गया, सरकार ने सपोर्ट कर दिया, तो हम फिर क्यों इसका विरोध करें? आपको बता दें कि हमारा जो लोकतंत्र है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि कुछ पावर केंद्र सरकार के अधीन है, कुछ पावर राज्य सरकार के अधीन है। कुछ कानून केंद्र सरकार बनाती है, कुछ कानून राज्य सरकार बनाती है। तो जो भी कानून नेशनल स्तर का होता है, राष्ट्रीय स्तर का होता है, जिसमें एनपीआर, सीए, एनआरसी, ये केंद्र सरकार के अधीन वाला कानून है। तो आपको बता दें कि एनपीआर पे चाहे रेजोल्यूशन पास हो जाए, अगर सरकार रेजोल्यूशन पास करती है, बाइकआउट करती है, तो केंद्र सरकार को परेशानी हो सकती है। उसके एक्सरसाइज जो उसका होने वाला है वो अधर में लटक सकता है। लेकिन केंद्र सरकार के पास पावर है कि अगर यूनियन लिस्ट के द्वारा बनाए गए कानून को कोई भी राज्य सरकार नहीं मानती है, तो वो उस सरकार को बर्खास्त कर सकती है और राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और अब ये समझिए कि 2020 और 2010 के फॉर्मेट की जो बात हो रही है, 2010 वाला एनपीआर हो या 2020 वाला हो, एनपीआर है। दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चन का अंतर जरूर है, लेकिन जो 2003 में सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके तहत कहा था कि हम सारे नागरिक का रजिस्टर बनाएंगे, उसको आईडी कार्ड देंगे, एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि इलीगल माइग्रेंट्स को चिन्हित करेंगे, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उसको चिन्हित करेंगे और उसको डाउटफुल सिटीजन में डालेंगे। जब 2003 में ही ये नोटिफिकेशन हो चुका है, तो 2010 में जो एनपीआर का फॉर्मेट था उसमें भी ये कॉम्पिटेंसी थी कि डाउटफुल सिटीजन बनाया जा सकता है, और 2020 में भी जो फॉर्मेट है उसमें भी ये कॉम्पिटेंसी है कि डाउटफुल सिटीजन बनाया जा सकता है। तो जान लीजिए, अगर नीतीश सरकार ने कहा है कि हम 2010 वाला फॉर्मेट करेंगे, तो उसके छलावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी समस्या है कि डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट सरकार बनाने वाली है, और उस डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट के बाद एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होगी और हमें फिर अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और जो सरकार हमें इंसाफ नहीं दे सकती है, उस सरकार की अदालतें या फिर वो सरकार खुद कितना हमारा सुनेगा इस पर। तो इसलिए एनपीआर का कंप्लीट बाइकआउट जरूरी है। आप समझिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सरकार एनआरसी के सपोर्ट में पार्लियामेंट में वोट करती है, वो सरकार एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करती है। जो सरकार एनआरसी के सपोर्ट में पार्लियामेंट में वोट करती है, वो सरकार एनपीआर को कहती है कि 2010 के फॉर्मेट पे लागू करेंगे। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है हम सबको कि सरकार की नीयत में क्या है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अगर उनकी नीयत सही है, अगर वो चाहते हैं कि एनपीआर लागू नहीं होने देंगे, लेकिन ये सिर्फ उनका रिकमेंडेशन है। केंद्र सरकार चाहे तो मानेगी, चाहे तो नहीं मानेगी। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अगर आपसे ये कहता है
कि 2010 के फॉर्मेट पे लागू होगा, आखिर क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं, जब आप डॉक्यूमेंट खोल कर पढ़ेंगे कि 2010 में जो एनपीआर लागू हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। 2010 में जो एनपीआर लागू हुआ था उसका मकसद था सामान्य नागरिक है उसका रजिस्टर बनाया जाए, उसका डेटा इकट्ठा किया जाए और उस डेटा को आधार कार्ड से जोड़ा जाए ताकि जो सरकारी सहायताएं हैं, सरकारी परियोजनाएं हैं, उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ये 2010 के एनपीआर का मकसद था। और 2020 का जो एनपीआर होने वाला है उसका सीधा मकसद है इलीगल माइग्रेंट्स को चिन्हित करना। जो बाहर से आए हुए लोग हैं या जिनके पास कागजात नहीं है उनको चिन्हित करना और डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट बनाना। दोनों के मकसद में फर्क है। और आप जान लीजिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे होता है। और इस सरकार की नियत खराब है तो फिर आपके लिए अच्छा क्या सोच सकते हैं? इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। साफ साफ तौर पे हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि आखिर 2010 के फॉर्मेट पे होने वाले एनपीआर को भी हम बाइकॉट क्यों करने जा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और अलग अलग मंत्री अलग अलग मंच से बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने आंदोलन के डर से यह कहा कि एनआरसी की कोई बात ही नहीं हुई है, इस देश में कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। ये प्रधानमंत्री आके मीडिया में बोल रहे हैं। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के बारे में सोशल मीडिया में क्या चलता है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए उस शब्द को यहां पे नहीं कह सकता क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। एक बात महत्वपूर्ण जानने की जरूरत है कि हमारे देश में कानून बनाने की प्रक्रिया है। कानून या तो संसद से पास होता है या फिर कानून जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने जाता है और जज जब हमारे संविधान के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं और जब संविधान से टकराव होता है और उस कानून में बदलाव होता है, वो कानून बनता है। तो कानून या तो संसद बना सकता है या फिर कोर्ट उसको इंटरप्रेट करके बना सकता है। कानून किसी नेता, अभिनेता और राजनेता के मुंह से निकला हुआ बोल वचन नहीं होता है कि कोई आए, प्रधानमंत्री साहब, गृह मंत्री साहब टेलीविजन पर बैठे, किसी प्रोग्राम में बैठे और कह दे कि एनआरसी है ही नहीं, तो वो कानून नहीं हो सकता। वो कह दे कि हमने कहा ही नहीं है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना है, तो ये कानून नहीं हो सकता। वो कह दे कि बिना कागज के पड़ोसी अगर आपको कह दे कि आप यहाँ के नागरिक हैं, हम मान लेंगे, तो ये कानून नहीं हो सकता। अगर वो ये कह देते हैं कि हम कागज नहीं मांगने वाले हैं, तो ये कानून नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं, अगर एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं, तो फिर आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए। सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है, वो कानून होता है। हम सबको समझने की जरूरत है कि एनपीआर का कंप्लीट बाइकआउट करें। अब एक प्रश्न उठ रहा था कि अगर हम एनपीआर के एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेते हैं तो कोई कानूनी प्रक्रिया हमारे ऊपर लागू तो नहीं होती है। इस पे बात करने से पहले ये बता दूं कि अगर देश में 25 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, 25 में दलित, माइनॉरिटी, दलित में भी कुछ लोग अगर नहीं लेते हैं और माइनॉरिटी को जोड़ते हैं, तो अगर 25 करोड़ लोग हिस्सा ले लेते हैं, सब लोग एनपीआर एक्सरसाइज को करते हैं और उसमें 5 करोड़ लोग डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में आ जाते हैं,
तब जान लीजिए कि उस 5 करोड़ लिस्ट में हम में से कोई भी हो सकता है, और जो 20 करोड़ बचा हुआ होगा वो घर में तकिया लगा के एसी चला के आराम से बैठेगा, आपके लिए सड़कों पर उतर के आंदोलन करने नहीं आएगा। तब उस 5 करोड़ को सरकार परेशान करेगी। उस 5 करोड़ में से इस देश का कोई भी नागरिक हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी प्रांत का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। इसलिए अगर वो 25 करोड़ में से 25 करोड़ ने एनपीआर का बाइकॉट कर दिया तो सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि उसको डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में डाले या फिर उसके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया करे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा जैसे आज बना है। 25 करोड़ लोग के ऊपर अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करती है, 25 करोड़ में से अगर 5 करोड़ लोग भी सड़क पर उतरते हैं तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा और सरकार की हालत खराब हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि पढ़े लिखे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपका सरकारी महकमे में जान पहचान है आपकी और आप कागज पत्तर बना लेंगे और इससे बच जाएंगे, तो जान लीजिए कि असम में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपने मीडिया में देखा होगा जिनके पास 2500 कागज थे, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि हिंदू भी शामिल है उसमें, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। और हमको यही बात बताने की जरूरत है कि आखिर 19 लाख जो इलीगल माइग्रेंट घोषित हुए हैं उसमें 13 लाख लोगों का क्या हाल है। वो 13 लाख मुस्लिम नहीं है, वो 13 लाख हिंदू और अन्य धर्म के लोग हैं। वो भी तो कहीं परेशान हो रहे होंगे। और जो ये समझते हैं कि सीए कानून से उनको बैक दरवाजे से एंट्री मिल जाएगी, ये एंट्री इतना आसान नहीं है। जिन्होंने पहले अर्जी लगाई थी कि हम भारतीय हैं, फिर वो अर्जी लगाएंगे कि हम बांग्लादेशी हैं, तो भारतीय का प्रूफ तो उनके पास है भी, चाहे वो 1971 का हो या 1987 का हो या 2020 का हो, लेकिन बांग्लादेशी है या नहीं है उनका प्रूफ उनको कहां से आएगा। डाउटफुल सिटीजन इसलिए लिस्ट बनाया जा रहा है ताकि जो वोट इस सरकार को नहीं करती है, चाहे वो खास समुदाय हो, चाहे वो सेकुलर मिजाज के लोग हो, चाहे वो वामपंथी सोच के रखने वाले हो, उन सबको ये डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में लाकर परेशान करेगी और आने वाले टाइम में उसको डिफ्रेंचाइज किया जाएगा। डिफ्रेंचाइज का मतलब है आपका जो मतदान का अधिकार है, आपका जो वोट का अधिकार है, उसको ये सरकार छीन लेगी। एनपीआर के लिए जो ट्राइब्यूनल बनेगा उसमें कोई जज नहीं बैठेगा, कोई यूपीएससी, बीपीएससी या कोई इस तरह के अधिकारी बैठेंगे जिनको कानून की कोई समझ नहीं होगी। कानून की जिनको समझ होती है वो कम से कम हमारे संविधान की लाज रख लेते हैं। जिनको कानून की समझ नहीं है वो क्या संविधान और कानून की लाज रखेंगे। हिंदुस्तान के लोगों का भविष्य एक रजिस्ट्रार तय करेगा, वो रजिस्ट्रार जो जिला में बैठेगा। हिंदुस्तान के लोगों का भविष्य ब्लॉक में और जिला में बैठे हुए अधिकारी तय करेंगे, या एन्यूमरेटर जो आपके घर पे जाएंगे वो तय करेंगे। वो जिसके नाम के आगे भी डी लगा देंगे वो फिर डाउटफुल बन के रह जाएगा और उसकी जिंदगी पूरी डाउटफुल हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे, इसको लेकर रणनीति बनाए, प्लान बनाए आप लोग कि जो आपका एरिया पड़ता है उसमें एनपीआर का बाइकॉट कैसे करेंगे। हर एक शख्स को इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, पूरी तरह से बाइकॉट करने की जरूरत है। अगर आज हम चूक गए, अगर आज हमारे दिलों में डर पैदा हुआ है कि सरकार किसी तरह का हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे रहबर की जिम्मेदारी है जो इन चीजों के बारे में जानते हैं वो उनको समझाए, उनके दिलों से डर निकाले, ताकि वो जब उसके घर पे एनपीआर करने वाले आ रहे हैं तो उनके प्रश्नों का जवाब देने के बजाय उनको बहुत प्यार से बातचीत करके उनको घर से बिना किसी सूचना दिए हुए वापस भेज दे।